बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसको स्टार्ट करना है बेटा। 6.1 एक्सरसाइज जो है इसमें बेटा आपका पहला जो क्वेश्चन है उसके टोटल 4 पार्ट हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, जिसका नाम क्या है, वेक्टर्स इन प्लेन, ठीक हो गया। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लें। इसमें हमने वेक्टर्स को डिस्कस करना है, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में हमने फिजिक्स में भी जो है ना पहले 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट करने के, वेक्टर को लिखने के, जाहिर करने के हमने 2 मेथड पढ़े थे, ठीक हो गया। एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम वेक्टर को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बना के। दूसरा जो उसका तरीका था वेक्टर को जाहिर करने का, वो कौन सा था बेटा, जो है सिंबॉलिक मेथड। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है, सिंबल्स का तरीका है, कि वेक्टर्स को सिंबल्स की मदद से लिखते हैं, ठीक हो गया ना। और उस सिंबल्स के तरीके में हम क्या करते थे बेटा, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये ए एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसको जाहिर करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा ये ए वेक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर की निशानी क्या होगी, उसमें आप क्या करेंगे, या इसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है, या इसके क्या करेंगे बेटा, नीचे एरो लगा देंगे। और ये फिजिक्स में हमने पढ़ा था। और तीसरी बात हमने ये की थी कि ये जो ए है ना, इसको बोल्ड करके लिख देंगे, मोटा करके लिख देंगे, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर को। किसी भी सिंबल को अगर जो है मोटा करके बोल्ड करके लिखा जाए तो वो वेक्टर होता है, उसके ऊपर एरो नजर आ जाए फिर भी वो वेक्टर होता है, उसके नीचे एरो नजर आ जाए तो फिर भी क्या होता है, वेक्टर होता है। बात समझ आ गई है। यानी वेक्टर को जो लिखने का बेटा तरीका है, जो वेक्टर को जाहिर करने का तरीका है, वो ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि हम जो है इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे मैथ के अंदर वेक्टर को जाहिर हम किससे कर सकते हैं, या उस जो है सिंबल के ऊपर एरो लगाओ या उसके नीचे एरो, तीर का निशान हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैथ में तीर भी नहीं होता बेटा, सिर्फ हम लाइन लगा देते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे आप ऊपर लाइन लगा लें, चाहे आप क्या करें बेटा, उसके नीचे लाइन लगा लें, ठीक है। पूरा एरो लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एरो भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सिंपल लाइन लगा लें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को, ठीक है। वेक्टर का नेम कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ई वी यू एक्स वाई जी, कोई भी हम नाम लिख सकते हैं। और बुक में भी जो है किसी तरह का भी अल्फाबेट का कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। समझ आ गई बात यहां तक बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है ना 6.1 एक्सरसाइज का, उसके अंदर क्या कहता है, ये 4 पार्ट है और इनमें ये पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, आपने यही फाइंड करना है कि लाई किस क्वाड्रेंट के अंदर है, इन विच क्वाड्रेंट, के किस क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला किस में आ रहा है, ये वाला किस में आ रहा है। उर्दू में क्या होगा कि इसमें क्या मालूम करना है कि ये वाले मंदरजा झैल जो पॉइंट है ये किस रुबा में वाक़ है। समझ आ गई बात कि किस क्वाड्रेंट को हम उर्दू में क्या कहते हैं, रुबा, ठीक है। उर्दू वाली बुक पे क्या लिखा होगा, रुबा। समझ आ गई बात। और ये भी बेटा हमने 9th में पढ़ा था, क्वाड्रेंट के बारे में, रुबा के बारे में। हमने ये कहा था हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, याद है। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री, ये जो है 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ये चैप्टर नंबर 6 9th क्लास की मैथ की जो बुक थी, याद है। अब इसमें हमने ये कहा था ये वाला यहां से यहां तक ये सारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था। अगर ट्रिग्नोमेट्री से हटके देखें तो ये बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज थी ना, यहाँ पे होता है एक्स, यहाँ पे क्या होता है -x, ठीक है। इधर क्या होता है y ऊपर और नीचे क्या होता है -y। याद है बेटा ये सारी वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एक्स वाई के हिसाब से भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। क्लियर होगी बात। अच्छा अब वो क्या कह रहा है
ये वाला पॉइंट बताएं किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, पहले के अंदर आ रहा है, दूसरे के अंदर आ रहा है, तीसरे के अंदर आ रहा है या चौथे के अंदर आ रहा है। आपने सिर्फ इसका क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। उसके लिए बेटा आप एक छोटा सा ग्राफ बना लें। ये हमने छोटा सा एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। हमें पता है इधर x पॉजिटिव है, इधर x क्या है, नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव और इधर y क्या है, नेगेटिव है। ओके हो गया। अब ये दरमियान में क्या होता है, जीरो, ओरिजिन इसको बोलते हैं। इधर x की वैल्यू +1 2 3 4 5 जितनी मर्जी लिख सकते हैं। इधर y की वैल्यू जो है +1 2 3 4 5 सो ऑन। समझ आ गई बात। इधर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, -1 -2 -3, इधर y की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ऐसे ही है। पहला ये जो पॉइंट होता है इसमें पहली वैल्यू किसकी होती है बेटा, x की, और दूसरी किसकी होती है, y की। इसमें x क्या है, प्लस का 4, तो ये प्लस का 1 2 3 और ये क्या है 4। ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट है। ओके, y कितना है, प्लस का 3, ये 1 2 और ये 3, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात। तो ये वाला किसमें आ रहा है बेटा, फर्स्ट के अंदर। ठीक हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हम क्या कह देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है 4 3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड, या पूरा क्वाड्रेंट लिख लें कि ये, या सिर्फ इतना लिख लें नीचे, फर्स्ट क्वाड, बस इतना सा। ठीक है, पहला रुबा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है बात। ये ना भी बनाए तो फिर भी काम चल जाएगा, इसके नीचे डायरेक्ट ये लिख दें, लेकिन ये नहीं बनाएंगे तो हमें इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, और हो सकता है जो पेपर चेक करने वाला हो उसको भी समझ ना आए, वो कहे कि बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है, उसको पता नहीं है कि कैसे आता है। इसलिए ये अगर आप छोटा सा एक बना लें तो इससे जो है ना आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाला जो है बेटा, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y क्या है, नेगेटिव है। ओके हो गया। अब देखिएगा जरा, इसमें x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है -4। x की वैल्यू प्लस में है या माइनस में, प्लस में है, तो x प्लस का इस तरफ है, इस लाइन के ऊपर आना है इसने, ऐसे ही है। ठीक है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं इधर आ जाता है +5, फिर हमने लगाए नहीं, पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 2 3, हमें पता है कि इस लाइन पे कहीं पे +5 आना है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है -4, y माइनस का ऊपर है या नीचे, नीचे है, इस लाइन पे आना है, ये इधर को, ये इधर को, तो पॉइंट इसके अंदर आना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये कौन सा है, चौथा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जवाब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड लिख दे या क्या लिख दे, चौथा, इस तरह ही लिख ले, चौथा रुबा। ओके हो गया, क्लियर है, समझ आ गई बात। थर्ड वाला बेटा, इसमें x की वैल्यू क्या है -6 और y की वैल्यू क्या है +2। अब ये देखिए, x की वैल्यू माइनस में किधर आनी है, इधर x पॉजिटिव है तो इधर क्या है, नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y क्या है बेटा, नेगेटिव। x नेगेटिव है यानी इस लाइन के ऊपर आना है, ऐसे ही है। और y क्या है, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव इस लाइन पे आना है, तो ये इधर और ये इधर, इधर आके मिलेंगे। ये किस वाले रुबा में आ रहा है, किस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड वाले। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, सेकंड क्वाड। समझ आ गई बात बेटा। लास्ट वाला, x भी नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव। x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू भी क्या है, -4। और अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ऊपर जो है y पॉजिटिव और नीचे y क्या है बेटा, नेगेटिव। x नेगेटिव इस लाइन पे, y नेगेटिव इस लाइन पे, ये इधर को ये इधर को, दोनों मिले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये थर्ड वाला। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, थर्ड क्वाड। क्लियर है बात। ओके हो गया, तीसरा रुबा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल सा आसान सा सवाल था, वो आपका सॉल्व हो गया। ओके हो गया, नोट करें जल्दी जल्दी, फिर सेकंड वाला करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है 6.1 एक्सरसाइज का, जिसके 4 पार्ट है और इनका क्या करना है, ये जो A B C और D चारों पॉइंट है, इनके ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्लॉट द ग्राफ ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक हो गया,
तो अब बेटा क्या कहता है, इसको आपने कोऑर्डिनेट वही एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको आपने एक प्लेन बना लेना है इस तरह से। ये हमारे पास आ गई एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसमें ऊपर एक्स पॉजिटिव है और नीचे सॉरी वाई पॉजिटिव है और नीचे वाई क्या है, नेगेटिव। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई जिसमें इधर एक्स पॉजिटिव है और इस लेफ्ट साइड पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक है। दरमियान में क्या है, ओरिजिन, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं इन सारे पॉइंट को आपने इस ग्राफ के ऊपर क्या करना है, जाहिर करना है, ठीक है, शो करना है, ग्राफ के ऊपर इनको बनाना है। तो उसके लिए बेटा ये जो पॉइंट है उनके हिसाब से हम वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, वाई की 1 2 3 4 5 6 7, इधर x की नेगेटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 माइनस की y की वैल्यू। क्लियर होगी बात। पहले a वाला पॉइंट ड्रा करते हैं। a वाले में x कितने हैं, +3 और y कितने हैं, -3। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। x कितने हैं, +3, 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट है, ऐसे ही है। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ओके हो गया, ताकि हमें पता चल जाए। y की वैल्यू -3 इधर आनी है, y का 1 2 और ये -3। अब ये देखिए, ये इधर को नीचे आएगा और ये इधर को फिर मिलेंगे, ये इधर को नीचे यहाँ पे आया, ये इधर, तो ये आपका पॉइंट बन गया, इधर ही बनेगा, ओके हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है, ये ए पॉइंट है जिसमें x 3 है और y कितना है बेटा, -3। ग्राफ बन गया, समझ आ गई बात, क्लियर है। उसके बाद अब बी वाला पॉइंट, उसमें x कितने हैं, -3 किधर है बेटा, x का -3 ये है 1 2 और ये -3, y का कितना है, +3, ठीक है। तो y की +3 वैल्यू 1 2 और ये +3, इधर से ये इधर आएगा, तो बेटा ये पॉइंट आपका यहाँ पे इसके सामने और इसके सामने। और ये पॉइंट कौन सा है, ये बी वाला है जिसमें x है -3 और y है +3। समझ आ गई है बात, क्लियर है। उसके बाद बेटा थर्ड वाला सी वाला जो है, उसमें x +5 है और y कितना है, +7। x +5 1 2 3 4 और ये 5, ओके हो गया। y कितना है, +7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये वाली बेटा इधर को लाइन आएगी, ये वाली ऊपर को जाएगी, तो ये दोनों का पॉइंट आई थिंक यहाँ पे बनेगा, दोनों के सामने। समझ आ गई बात, इसके और इसके सामने। और ये कौन सा पॉइंट है, ये बेटा सी वाला पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 5 और +7। क्लियर होगी बात। और लास्ट वाला डी वाला, उसमें x की वैल्यू कितनी है, -2 और y की वैल्यू कितनी है, -4। x है -2, वो ये है बेटा ये वाला पॉइंट, ठीक है। y है -4 1 2 3 और ये 4, ये इधर को इस तरफ और ये वाला नीचे की तरफ, ऐसे। तो ये पॉइंट यहाँ पे आना है, इसके और इसके सामने। क्लियर होगी बात बेटा। ये लाइन नहीं हमने लगानी, सिर्फ इसको ड्रा करने के लिए हमने लगाई है, ओके हो गया। और ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या कह दिया, ये डी है और इसमें x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -4। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसके 4 पॉइंट थे और चारों को हमने क्या करना था, इनका ग्राफ बनाना था। और इन चारों का ए बी और ये सी और ये डी, इन चारों का हमने क्या कर दिया है, ग्राफ बना दिया है। क्लियर है, सबको समझ आ गई है। इसको करें बेटा नोट, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है बेटा, एक्सरसाइज 6.1 का, जिसके टोटल 6 पार्ट है। और इसमें ये देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये जो 6 लाइनें आपको नजर आ रही है ना, ये अलग-अलग पार्ट है। समझ आ गई बात। और ये किसकी लाइनें हैं, ये वेक्टर की हैं। वेक्टर की निशानी क्या होती थी, हम बेटा लाइन के एंड पे क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर की निशानी यही होती है कि उसको तीर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आई बात। तो ये वेक्टर है 6 की 6। और कहता है ये जो वेक्टर दी हुई है ना आपको, आपने इनके क्या करना है, नेम बताने हैं, किस किस चीज के, जो है टेल के और टिप के, ठीक है। राइट द नेम ऑफ टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग
वेक्टर। समझ आई बात। अब ये जो वेक्टर है बेटा पहले वाली, ठीक है, इसमें देखें ये आपके पास जो वेक्टर होती है ना बेटा, इसमें जहां पे एरो लगा होता है ना, तीर लगा होता है, इसको हम हमेशा टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं। इसको हेड भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? फिजिक्स में हम इसको हेड बोलते थे, ठीक हो गया। और ये जो है ना, जहां पे एरो नहीं है, जहां से वेक्टर शुरू हो रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा जो है टेल। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। समझ आई है। तो इसका तीर कहां से शुरू हो रहा है? इस वाले का बी से, ठीक है। तो इसकी टेल जो होगी वो क्या होगी? टेल जो है वो बी होगी, और इसकी टिप जो है वो क्या होगी बेटा? वो ए होगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये पहले वाला है, ये वाला। दूसरे वाला अगर हम देखें तो उसमें बेटा कहां से शुरू हो रहा है एरो? पी से। तो इसकी टेल क्या है फिर? इसकी टेल है बेटा पी, और इसकी टिप जो है वो क्या है? वो है क्यू। जहां पे एरो आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टिप या हेड बोलते हैं, ठीक हो गया। थर्ड वाले में बेटा ये वाला जो है, इसकी अगर हम टेल निकालें तो टेल क्या है बताएंगे? एस है, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है? एरो जाके आर पे, तो वो क्या होगी? इसकी टिप होगी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला जो है ये वाला बेटा, इसके अंदर टेल क्या है? इसकी टेल क्या है बेटा? एम है, और टिप क्या है? एन है। क्लियर है? उसके बाद पांचवा जो है सेकंड लास्ट वाला, उसकी टेल क्या है बेटा? टेल क्या है? ए, यहां से शुरू हो रहा है, और टिप क्या है? बी है। क्लियर है? और लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा ये वाला, वो कहां से शुरू हो रहा है? डी से। तो उसकी टेल क्या है? वो डी है, और टिप क्या है बेटा उसकी? जो है वो सी है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। आ गई समझ? ओके, नोट करें जल्दी जल्दी। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है 6.1 एक्सरसाइज का। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में ए और बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और दूसरे में भी ए और बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। और कहता है क्या है, आपने क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। किस वेक्टर की फॉर्म में लिखना है? ए बी वेक्टर की शक्ल में लिखना है। इस तरह लिखना है ए बी वेक्टर, ठीक हो गया। और साथ उसने क्या लिखा है? इसका जो जवाब आएगा ना, वो किस तरह होना चाहिए? एक्स आई प्लस वाई जे। ये साथ वेक्टर की निशानी है। मैंने बताया था शुरू में आपको कि अगर नीचे या ऊपर बाहर आ जाए ना, लाइन आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? वेक्टर। समझ आई है? तो कहते हैं आपने क्या करना है? ए और बी पॉइंट को ए बी वेक्टर की शक्ल में इकट्ठा करके लिखना है। समझ आई है बात? ये जो है ए पॉइंट है, बी भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, वेक्टर्स नहीं है। तो पहले हमें इनको वेक्टर्स बनाना पड़ेगा, और फिर हम इनको क्या करेंगे बेटा? जो है ए बी की शक्ल में लिखेंगे। समझ आई है बात? तो इसको बेटा इस हालत में लिखना है। उसके लिए सबसे पहले ए पॉइंट जो है ना, उसको हम बनाएंगे ओ ए। ये ओ ए का मतलब पता है क्या है? कि अब ये जो ए पॉइंट था ना, ये क्या बन गया है? ओ ए वेक्टर बन गया। क्या बन गया बेटा? ये एक वेक्टर बन गया, ठीक हो गया। और इसको कैसे लिखना है? ये जो इसकी दो वैल्यूज थी ना, पहले वाली जो है ना, उसके साथ आई लगा देने 1 के साथ, और दूसरे वाली जो है -7, उसके साथ क्या लगा देना है? जे लगा देना है। ये ए पॉइंट वेक्टर बन गया हुआ है, ठीक है। ओ ए का मतलब क्या है? कि ये अब वेक्टर फॉर्म में आ गया है। तो इधर आई और जे के नीचे वेक्टर का निशान लगा देना है। समझ आ गई बात? फिर बी पॉइंट को जब वेक्टर में बदलेंगे ना, तो ये क्या बनेगा बेटा? ओ बी बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ओ बी वेक्टर जो है ये बन गया, तो इसको बेटा कैसे लिखेंगे? पहला -2 है, इसके साथ आई आ जाएगा, और दूसरा क्या है? +4, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? जे। इधर साइन कोई नहीं था तो प्लस था, तो दरमियान में आपने प्लस लगाना है। समझ आ गई बात? ये भी वेक्टर में आ गया। अब ए पॉइंट भी वेक्टर बन गया है, बी पॉइंट भी वेक्टर बन गया है। अब हमने दोनों का क्या निकालना था? ए बी वेक्टर फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है ओ बी माइनस ओ ए, ठीक हो गया। यानी जब आपने दो वेक्टर्स को इस तरह लिखना है ना, ठीक है, तो जो बाद वाला है उसमें से माइनस किसको करना है? पहले वाले को। ये याद रखना है। अगर ऐसे होता एम एन वेक्टर फाइंड करें तो उसका फार्मूला क्या होगा? ओ एन
माइनस ओ एम। समझ आ गई है? एन वेक्टर में से क्या माइनस करना है? एम वेक्टर, क्योंकि एन बाद में आ रहा है। ठीक है, इधर बी बाद में आ रहा है तो बी में से माइनस क्या करना है? ए। तो बी में से माइनस ए कर दिया। ये वेक्टर के अंदर हमेशा आपने याद रखना है जब भी पॉइंट को वेक्टर में बदलना होगा। समझ आ गई बात? दूसरे में से पहले वाला माइनस करना है। ओके हो गया? अब दूसरे की वैल्यू क्या थी वेक्टर के अंदर? ये थी बेटा माइनस 2i प्लस 4j, फिर माइनस का साइन ये वाला, उसके बाद ओ ए की वैल्यू पहले वेक्टर की वो क्या था? 1i माइनस 7j। ओके हो गया बेटा? यहां तक अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें। पहला वेक्टर ये ओ बी और उसमें से माइनस किया ओ ए को। अब ये देखें माइनस 2i प्लस 4j, और ये माइनस जो है 1 माइनस का कर देगा और इस माइनस 7 को क्या कर देगा? प्लस का 7j कर देगा। समझ आ गई? माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। ओके है यहां तक? अब बेटा ये देखें, ये भी आई वाली रकम है और ये भी माइनस 2i और माइनस 1i दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे? माइनस 3i, और प्लस 4j और प्लस 7j ऐड होके कितने हो जाएंगे? 11j। समझ आ गई बात? तो ये देखें ए बी वेक्टर का आंसर क्या आ गया है? माइनस 3i प्लस 11j। तो उसने क्या कहा था? इसका आंसर इस शक्ल में आना चाहिए, पहली रकम आई वाली, दूसरी रकम जे वाली। तो उसी शक्ल में आ गए। क्लियर है? ओके है बेटा? समझ आ गई है? अब इसी तरह इसका ये सेकंड वाला पार्ट करना है। इसको वेक्टर में बदलेंगे तो ये ओ ए क्या आएगा बेटा? 8i प्लस 9j। समझ आ गई बात? और इसको वेक्टर में बदलेंगे तो ये क्या आएगा? ओ बी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 12i प्लस 3j। समझ आ गई बात? अब हमने क्या फाइंड करना था? इसका भी ए बी फाइंड करना है। तो ए बी का फार्मूला क्या है? बी में से माइनस किसको करना है? ए वेक्टर को। बी में से किसको माइनस करना है? ए को। तो बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू थी 12i प्लस 3j। ओके हो गया? इसमें से माइनस कर दिया किसको? ए वेक्टर को, वो है 8i और प्लस 9j। क्लियर है यहां तक बेटा? अब ये देखें 12i प्लस 3j, ये माइनस 8i, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस 9j हो जाएगा। अब आई वाली दो रकमें हैं, एक 12 है और एक माइनस 8 है। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4i, और जे वाली दो है प्लस 3 और माइनस 9। 3 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6j। समझ आ गई बात? तो ये कौन सा वेक्टर आ गया है? ए बी वेक्टर आ गया जो हमने फाइंड करना था। और किस शक्ल में आना चाहिए था? पहली रकम आई वाली, दूसरी रकम जे वाली। पहली आई वाली, दूसरी जे वाली। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। समझ आ गई है? नोट करें इनको, फिर अगला करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है जिसके 3 पार्ट हैं, और इन तीनों में क्या है? इधर भी वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, इधर भी और इधर भी, तीनों में ए की वेक्टर दिया हुआ है ए। और कहता क्या है? इस वेक्टर ए का हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? इस वेक्टर का तीनों पार्ट में आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा बेटा, ये याद रखिएगा, आपके पास हमने पिछला जो इससे क्वेश्चन किया उसमें भी यही था कि जब कोई वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर दिया हुआ है ना, तो इसकी पहली वैल्यू को हम कहते हैं xi और दूसरी को क्या कहते हैं? yj। ऐसे ही है ना? यानी पहली वैल्यू i वाली और दूसरी j वाली, और i के साथ जो होता है वो x की वैल्यू होती है, और जो j के साथ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? y की, अगर हमने इसको लेट करना हो। ठीक है? तो बेटा अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले ना, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये है कि वेक्टर के दोनों तरफ ये वाली लाइन लगा दे, तो इसका मतलब ये ए का क्या है? मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होता है ना, उस वेक्टर के दोनों तरफ क्या लगा देनी है आपने? लाइन लगा देनी है। ठीक है? ये मैग्नीट्यूड है, और इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर।
यानी आई वाली रकम का स्क्वायर और फिर प्लस जे वाली रकम का स्क्वायर। समझ आ गई बात? ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। अब यहाँ पे आए बेटा, इस वाले में इस ए का हमने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। इसका फार्मूला क्या होगा? जजर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर पहले आई वाली रकम वो कितनी है? -3। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है? -3। तो -3 का स्क्वायर, फिर दरमियान में प्लस, और फिर जे वाली रकम वो क्या है? +2 इसका स्क्वायर। समझ आ गई बात? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा बेटा? ए का जो मैग्नीट्यूड आया है वो क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, और +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। दोनों का ऐड करेंगे, 9 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का जवाब क्या आएगा बेटा? 13 आ जाएगा। और 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये ए वेक्टर का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। समझ आ गई है बात? इस वाले में बेटा अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए का, तो क्या आएगा? सबसे पहले आई वाली रकम जो एक्स है वो कितना है? 4 है, उसका स्क्वायर। फिर वाई वाली रकम यहाँ पे कितनी है? -3 जो जे के साथ है उसका भी स्क्वायर। अब बेटा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, प्लस ये वाला, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट ले तो वो कितना आता है? 5। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया बेटा? 5 आ गया है। समझ आ गई है? थर्ड वाला पार्ट भी बेटा सेम इसी तरह होना है। उसमें एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2, और वाई की वैल्यू क्या है? 3/2। समझ आ रही है बात? अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे इस वेक्टर ए का, तो वो क्या आएगा? पहले एक्स का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का स्क्वायर, वो 3/2 है जे वाली रकम, इसका भी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4 आ जाएगा, प्लस इधर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, नीचे 2 का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर 1 + 9, क्योंकि नीचे जब सेम वैल्यू होती है तो उनमें से एक नीचे लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को हम कुछ नहीं करते, वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ओके हो गया? अब ऊपर सारे के क्या है? स्क्वायर रूट। तो 1 + 9 कितना हो गया? 10, नीचे क्या है? 4, इस सारे का स्क्वायर रूट है। 10 का स्क्वायर रूट होता है बेटा? 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। 4 का स्क्वायर रूट जजर होता है कितना? 2 होता है, ऐसे ही है ना? तो इसका जजर कितना आ गया? 2 आ गया, ऐसे ही है। तो ये आपका जो ए वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड का आंसर कितना आ गया? जजर 10/2। क्लियर है? तो इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नोट करें, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 का, जिसके 4 पार्ट हैं, और इसमें हमने क्या करना है? उसके स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ये जो हमें वेक्टर दिए हुए हैं इन्हीं की डायरेक्शन में हमने इनका क्या करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है? वेक्टर की वैल्यू दी हुई है चारों के चारों पार्ट में, सब में ए वेक्टर ही दिया हुआ है, और आपने ए का क्या फाइंड करना है बेटा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का बेटा सुन ले जरा, यूनिट वेक्टर ए का निकालना है ना, तो इसके ऊपर बेटा इस तरह कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। ये यूनिट वेक्टर की निशानी है। किसकी निशानी है? यूनिट वेक्टर की। ठीक हो गया? और इसका फार्मूला होता है ऊपर वेक्टर, जो भी वेक्टर है ए, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है? जब भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है? आपने उसके ऊपर कैप लगा देना है। ठीक है? ये कैप किसको जाहिर कर रहा है? यूनिट वेक्टर को। समझ आ गई बात? और इसका फार्मूला है ऊपर वेक्टर और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ आई है बात? ये वेक्टर है और ये उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, और हमें इसका मैग्नीट्यूड पहले मालूम करना है। जब मैग्नीट्यूड निकल आएगा तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर निकालना सीखा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड के लिए यही है सिंबल। ठीक हो गया? स्क्वायर रूट क्या फार्मूला था? पहले आई वाली का स्क्वायर, वो है -4, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस वाई, ये जो जे वाली रकम है वाई की, इसका स्क्वायर ये है 5। क्या आएगा बेटा? ये -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 और ये 3 और 1 4, 41।
41 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, उसके ऊपर कैप लगाया। इसका फार्मूला है ऊपर वेक्टर और नीचे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर लिखा ये वाला -4i + 5j और नीचे इसका क्या लिख दिया मैग्नीट्यूड, और वो कितना आया था स्क्वायर रूट 41। यहां तक भी ओके है, लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। -4 के नीचे जजर 41 अलहदा, साथ ये i +5 के नीचे स्क्वायर रूट 41 अलहदा और इसके साथ j। तो ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर ए का। समझ आ गई है बात बेटा। सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह करना है। पहले इस ए का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला था, आई वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस जे वाली रकम का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा ये 36 + 64, तो ये 100 आ जाएगा, ऐसे ही है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। तो ये बेटा आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने ए वेक्टर का क्या निकालना था यूनिट वेक्टर। यूनिट के लिए हमने ऊपर कैप लगा दिया और इसका फार्मूला क्या है ऊपर वेक्टर और नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात। अब बेटा ये देखे वेक्टर इसमें क्या है 6i + 8j, इसको डिवाइड किस पे किया मैग्नीट्यूड पे, वो कितना आया था 10। अब क्या किया बेटा ये हमारे पास जो है 6 के नीचे 10 अलहदा, साथ i आ गया, 8 के नीचे 10 अलहदा और साथ क्या आ गया j आ गया। समझ आ गई बात। तो ये क्या आएगा बेटा, इसको 2 से कट करेंगे 3 और नीचे वाले को करेंगे तो 5, 3/5i प्लस इसको 2 से करेंगे 4, नीचे वाले को करेंगे 5, 4/5j। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। समझ आ गई है बात बेटा। अब हमने थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाले में भी सेम उसी तरह से पहले इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आएगा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर पहले आई वाली रकम जो है 1/6 इसका स्क्वायर, फिर प्लस जे वाली रकम वो भी 1/6 है इसका भी स्क्वायर। तो करे बेटा इसका स्क्वायर ले, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर रूट यानी जजर स्क्वायर से काट जाएगा 6 आ जाएगा, इधर भी ऐसे ही 1/6। बात समझ आ गई है। अब बेटा ये जो है आपके पास इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ऊपर आपके पास 1 + 1 नहीं आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 6, क्योंकि नीचे दोनों सेम है। जब सेम हो तो नीचे वाली 1 लिख लेते हैं, ऊपर वाली रकमें वैसे ही आ गई। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप इसका 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/6। इसको बेटा ना 2 का जजर होता है स्क्वायर रूट और ना ही 6 का होता है, लेकिन इसको हम कट करके ऐसे लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर इसका स्क्वायर रूट, ये ए का मैग्नीट्यूड है और इसको मजीद 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 3 का नहीं होता, तो इसके ऊपर क्या लगा लिया स्क्वायर रूट 3 लगा लिया। बात समझ आ गई है। अब ये अभी मैग्नीट्यूड आया है, हमने क्या फाइंड करना था बेटा इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने क्या किया ए के ऊपर कैप लगा दिया, जिसका मतलब है ए का यूनिट वेक्टर। फार्मूला क्या था ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय नीचे उसका क्या लगाना है मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो अब बेटा ऊपर वेक्टर लिखे वो क्या था 1/6i प्लस 1/6j और इस सारे के नीचे क्या आ गया उसका मैग्नीट्यूड जो क्या है 1/√3। क्लियर है। यहां तक भी आप कर लेना बेटा तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर आगे इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो क्या आएगा, ये देखिए ये वाली रकम के नीचे ये अलहदा लिखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से आएगा 1/√6 के नीचे क्या आएगा 1/√3 ऐसे ही आएगा, साथ आई और उसके बाद प्लस 1/√6 के नीचे 1/√3j। समझ आई है बात बेटा, ओके हो गया। इसके नीचे ये अलहदा और इसके नीचे ये अलहदा, ओके हो गया। मजीद इसको सिंपल करना है तो बेटा ये देखें ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। किस में चेंज करें मल्टीप्लाई में। 1/√6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा
और 1 क्या आ जाएगा नीचे। बात समझ आई है या नहीं ये वाली? ठीक है, इसके साथ है आई। इसी तरह प्लस ये 1/√6, ये मल्टीप्लाई किससे होगा? इसका जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो √3 ऊपर और 1 नीचे, नीचे वाली रकम चेंज हो जाएगी ना, पता है ना इस चीज का। और ये क्या है? ये जे है। अब ये देखे बेटा, ये जो आपका यूनिट वेक्टर आया उसमें ये 1 तो 1 से कट गया, ऊपर √3 और नीचे क्या है? √6। इस तरह वैल्यू है √3 ओवर √6, दोनों का स्क्वायर रूट है तो इकट्ठा लिख सकते हैं। और इसकी इससे कटिंग हो जाएगी तो 1 ओवर क्या आ जाएगा? 2। 1 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 1 का 1 नहीं होता है और 2 का नहीं होता, तो वो वैसे ही आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या आया? 1 ओवर √2 आई, प्लस इसकी जगह भी यही आना है क्योंकि सेम रकम है, 1 ओवर √2 जे। ये हमारा आंसर है बेटा। क्लियर है? मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप यहां तक भी लिख लेंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके हो गया? और जो लाइक बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं, जो कहते हैं हमारा पॉइंट में भी नंबर कम ना हो, वो यहां तक कर ले। ओके, क्लियर हो गया? अब लास्ट वाला बेटा इसका जो पार्ट है उसमें भी सेम वही, पहले ये ए का क्या निकाला? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या करना है बेटा? 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस -3/4 का स्क्वायर। क्या आएगा बेटा हमारे पास? इसका मैग्नीट्यूड जो है निकाले, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा और 4 का कितना आ जाएगा? 16, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 16। बड़ी रकम नीचे आ जाएगी, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4, और वो 4 ऊपर वाले 1 से होगा 4, प्लस 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे, खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला 9 वैसे ही आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। अब बेटा इसको 4 + 9 13, और नीचे क्या है? 16। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता और 16 का क्या होता है? 4। ये ए का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। अब हमने ए का क्या निकालना था बेटा? यूनिट वेक्टर। उसका फार्मूला था ऊपर ए का वेक्टर लिखे और नीचे ए वेक्टर का क्या लिख दे? मैग्नीट्यूड लिख दे। ऐसे ही है। तो बेटा पहले ऊपर वेक्टर लिखते हैं। वेक्टर क्या है? 1/2i -3/4 जे, और इस सारे के नीचे आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड जो कि है √13/4। अब इसको भी बेटा उसी तरह अगर आपने सॉल्व करना है ना तो इस तरह लिख ले। सबसे पहला स्टेप 1/2, ये जो इसके नीचे डिवाइड ये आना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/√13 हो जाएगा, नीचे वाली रकम चेंज हो जाएगी, साथ आई, फिर माइनस ये वाला 3/4, और इसको भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/√13 जे। बात समझ आ गई है बेटा? अब ये देखें, इसकी कटिंग कर लें, ये इससे कट हुआ तो 2 आ गया, ऊपर 2 1 से होके 2, और नीचे क्या है? √13 आई, माइनस इसकी कटिंग इससे हो गई तो ऊपर क्या बच गया? 3, और नीचे क्या है? √13, और इसके साथ क्या है? जे। तो ये बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। क्लियर है बात? ओके है। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके 4 पार्ट थे, चारों के चारों ही कंप्लीट हो गए हैं। समझ आ गई है? ओके है, नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट वाला करते हैं। जी बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें लिखता है इफ ए इक्वल इसके है, ए वेक्टर बी इसके इक्वल है और सी इसके इक्वल है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a + b - 3c। तो आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल हो, a + b - 3c के पैरेलल हो। ठीक हो गया ना? अब इसका मतलब पता क्या है कि पहले हम ये फाइंड करेंगे, इसको एक नाम दे दिया u का, यूनिट वेक्टर का। ठीक है, और ये इसका जो आंसर आएगा ना उसका हमने क्या फाइंड करना है बेटा? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके हो गया? किस तरह करेंगे? सबसे पहले ये देखें, हमने बेटा ये वैल्यू फाइंड करनी है a + b - 3c की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके हो गया? और इसको नाम किसका दिया है? u वेक्टर का नाम दिया है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी थी? वो थी 5i - 7j। उसके बाद प्लस ये साइन आ गया, b की वैल्यू वो है -i
प्लस माइनस जे, दोनों माइनस में है। ओके हो गया, पहले ए की वैल्यू, फिर प्लस बी की वैल्यू, फिर माइनस 3 सी की वैल्यू, वो कितनी है 2i प्लस 3j। यहां तक बेटा कोई मसला हो? इसके अंदर हमने ए बी और सी तीनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, ये बेटा आपके पास 5i ऐसे ही, माइनस 7j भी ऐसे ही, ये प्लस माइनस माइनस आई, और ये भी प्लस माइनस माइनस जे। क्लियर? ये बेटा -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6i, और ये -3 + 3 से होगा तो -9j आ जाएगा। यहां तक ओके है। अब आई वाली कितनी रकमें हैं, 1 2 और ये वाली 3, तीनों को आपस में प्लस माइनस कर लें। 5 - 1 4 -6 -2i। क्लियर है? उसके बाद जे वाली -7 -1 -8 और -9 -17j हो गया। क्लियर है? ओके है। ये आया हमारे पास एक वेक्टर u। ओके है। अब कहता था ये जो इसका जवाब आएगा ना, इसका आगे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसका। तो इसके लिए इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा बेटा, -2 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा, निकालें जरा। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म, 17 का 289। 289 के अंदर जो है वो कितना ऐड कर लिया, 4, तो इसका जवाब कितना आ गया बेटा 293। 293 का स्क्वायर रूट जजर नहीं होता, तो u का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने क्या करना है, u जो वेक्टर था ना बेटा, इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। समझ आई है बात? तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए ऊपर इसी वेक्टर को लिखेंगे और नीचे इसका क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर लिखे, ये वेक्टर आया था -2i -17j, और इसके नीचे डिवाइड कर देंगे किस वैल्यू को बेटा, स्क्वायर रूट 293। क्लियर है? अब बेटा लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा -2 के नीचे ये स्क्वायर रूट 293 अलहदा साथ आई, फिर -17 के नीचे ये अलहदा 293 और इसके साथ j। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। समझ आ गई है बात बेटा? ओके, नोट करें फिर इसको। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसमें हमें कहता है इफ ए बी एंड सी, ये 3 वेक्टर अगर हमें दिए हो, ए बी सी, इनकी ये वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ये 3a - 2c + 4b। इसका अपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इनको हल करेंगे, जो जवाब आएगा उसको u वेक्टर कह देंगे। ठीक हो गया? और u का हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। तो अब बेटा ये सबसे पहले क्या काम करना है, u निकालेंगे। u निकालने के लिए हमने क्या किया, u वेक्टर निकालने के लिए ये स्टेटमेंट लिखी 3a, उसके बाद है -2c और उसके बाद है +4b। अब बेटा इनकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 3a की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 3i - j, 3i - j। उसके बाद -2c की वैल्यू वो है i + 2j, i + 2j, और उसके बाद +4 b की जगह इसकी वैल्यू आएगी, वो है -2i + 4j, -2i + 4j। क्लियर है बेटा? ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो u वेक्टर आ जाएगा। 3 को 3 से किया 9i, -3 को 1j से किया तो 3j हो जाएगा। ओके, फिर -2 को i से किया तो 2i, और उसके बाद -2 को +2 से करेंगे -4j हो जाएगा। फिर बेटा ये ±-4 को 2 से किया 8i, और उसके बाद ये प्लस 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 ही रहेगा, 4 को 4 से करेंगे 16j आ जाएगा। अब 3 रकमें आई वाली हैं और 3 ही j वाली हैं। ये आई वाली है 9i -2i, 7 बच गया। 7 में से -8 किए तो कितना आ गया, -1i। उसके बाद j वाला -3 और -4 -7, उसमें प्लस कितना किया 17, तो ये प्लस का
9j बच गया। क्लियर है, ये u वेक्टर आ गया है। अब इस u वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो बड़ा सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला था बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई वाली रकम का स्क्वायर वो है -1, फिर प्लस जे वाली रकम का स्क्वायर वो कितना है 9, इसका स्क्वायर आ गया। अब बेटा -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, और 82 का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है u का, जिसका फार्मूला है ऊपर वेक्टर और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर क्या है, वो है हमारे पास ये वैल्यू है -i प्लस 9j, और इस सारे के नीचे क्या आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड जो कि है 82 स्क्वायर रूट का। क्लियर। अब बेटा इसको आप लिख लेंगे, ये -1 के नीचे स्क्वायर रूट 82 अलहदा i, और उसके बाद +9 के नीचे स्क्वायर रूट 82 अलहदा j। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है, ओके, कर लें इसको नोट। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है 6.1 एक्सरसाइज का। इसके 4 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों में ए और बी दो दो वेक्टर दिए हुए हैं, और कहता क्या है, इनमें आपने ये साबित करना है, ये बताना है इनमें से कौन से दो वेक्टर, ये वाले ए बी जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। ये वाले पैरेलल हैं या नहीं है, ये वाले हैं या नहीं है, ये वाले, चारों में आपने यही बताना है ए और बी पैरेलल हैं या नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा ए बी को ये चेक करने का कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा जरा देख लें, अगर हमने ये चेक करना है ना कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, तो उसके लिए जैसे हमारे पास एक वेक्टर सपोज ए है, उसकी वैल्यू है आपके पास 2i + 4j, ठीक हो गया, और दूसरा वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू हमारे पास है i + 2j, ठीक है। तो आपने ये देखना है पैरेलल ये तब होंगे जब किसी एक वेक्टर में से कोई वैल्यू कॉमन ले, कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन ले और वो दूसरी के बराबर आ जाए। जैसे इस वाले में से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो क्या आएगा, 2i में से 2 कॉमन गया तो i बच गया, प्लस 4j में से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 2j। तो अब ये देखें इस नंबर को छोड़ दें जो कांस्टेंट नंबर है, बाकी ये सारी वैल्यू b के बराबर नहीं आ गई, ठीक हो गया ना। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई है, b के, यहाँ पे ये 2j है, ठीक हो गया जी। अच्छा तो अब ये देखें ये वाली वैल्यू बेटा जो है वो इसके बराबर आ गई है, तो इसका मतलब ये a और b एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर बराबर ना आती, ठीक है, तो फिर पैरेलल नहीं होने थे। बात समझ आ गई। अब इसमें देखें a वेक्टर जो है इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, b में से कॉमन आ रहा है। अगर हम b में से कॉमन ले तो क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इधर से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6i, प्लस इधर से 2 जाएगा तो सिंपल j बचेगा 1j, ओके। अब ये 2 और ये किसके इक्वल है, सारा ये वाला यहां से यहां तक a के इक्वल है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे a वेक्टर लिख सकते हैं, ओके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि b में से जब हमने कॉमन लिया तो वो a के इक्वल आ रहा है। ये कांस्टेंट नंबर को आपने भूल जाना है। अगर इस तरह b a के इक्वल या a b के इक्वल आ जाए ना, ये नंबर को आप छोड़ दें, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसके नीचे आपने लिख देना है पैरेलल, सिर्फ आप लिख दें इतना सा, ओके हो गया। या आप ये लिख ले यस वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। समझ आ गई बात, क्लियर है, या सिर्फ पैरेलल लिख दें आपको नंबर मिल जाएंगे। अब सेकंड वाले में देखें a में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, b में से आ रहा है ना, तो b में से ले कॉमन क्या आ रहा है बेटा, b में से कॉमन इधर 6 और 9 में से 3 कॉमन आ गया, इधर बच गया 2i माइनस इधर से 3 गया तो 3j। क्लियर है बात। और ये बेटा 3 किसके इक्वल आ गया, ये वाला वेक्टर a के इक्वल आ गया, लेकिन a में तो बेटा यहाँ पे क्या था -2i + 3j, तो हम इसके साथ माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब ये वही रकम बन गई -3 इधर और इसकी जगह आ गया वेक्टर a। तो अब बेटा ये तो कांस्टेंट नंबर है 3, इसको भूल जाए, a किसके इक्वल है b के, तो इसका मतलब a और b दोनों के हैं
पैरेलल वेक्टर्स हैं। समझ आ गई बात बेटा, ये भी क्लियर है। अब थर्ड वाले में देखें बेटा, क्या ए में से कुछ कॉमन आ रहा है? इधर 5 और 4 में से कोई चीज कॉमन नहीं आती। 6 और 3 में से कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। 6 और 3 में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा। तो बी में से कॉमन लेके देखते हैं। अगर हम 3 कॉमन ले तो इधर क्या बचेगा? 2i माइनस इधर से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? j। क्या ये वेक्टर ए बन रहा है? अब नहीं ना बन रहा ये वेक्टर ए के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास ए और बी जो है वो नॉट पैरेलल है। समझ आई है बात बेटा? यहाँ पे ए और बी पैरेलल नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है। लास्ट वाला जो 4 वाला पार्ट है उसमें देखें, ए में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, बी में से आ रहा है, ठीक है। तो बी में से आप कॉमन लें बेटा, कितना आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 6 में से 2 जाएगा तो 3i माइनस ये वाला 14 में 14 में से 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा? 7j। तो अब बेटा ये जब हमने लिखा 2 और ये सारा किसके इक्वल आ गया? 3i माइनस 7j, ये a के इक्वल है। तो a और b इक्वल है। कांस्टेंट नंबर हम यहाँ पे वेक्टर के अंदर कांस्टेंट नंबर जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक हो गया ना। क्योंकि वेक्टर्स के अंदर जो नंबर है कांस्टेंट उसको हम इग्नोर कर देते हैं। समझ आई है बात? तो a b के इक्वल है, इसका मतलब a और b के हैं पैरेलल है। क्लियर होगी बात बेटा? समझ आ गई है? इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? नोट कर ले, फिर 2 रह गए हम वो कर लेते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर एक ही वेक्टर दिया हुआ है ये मैंने लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी एक ही वेक्टर दिया हुआ है, ठीक हो गया ना। ये मैंने दोनों लिख लिए, दोनों हमने करनी है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड अ वेक्टर ट्राइस इन लेंथ ऑफ 3i माइनस 2j बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कहता है आपने जो वेक्टर फाइंड करना है ना वो इस वेक्टर से ट्राइस 3 गुना ज्यादा हो। कितने गुना ज्यादा हो? 3 गुना ट्राइस। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, मुखालिफ सिमत हो। किसके? इस वाले वेक्टर के। जो वेक्टर हमने फाइंड करना है वो इस वेक्टर से 3 गुना लेंथ में बड़ा हो, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन के क्या हो? अपोजिट। जैसे ये देखे बेटा, एक लेट्स सपोज आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो है इसकी लेंथ से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। जितना ये है ना, 1 2 और 3 गुना बड़ा, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है सिमत है, तो उसकी डायरेक्शन बेटा दूसरी सिमत में होनी चाहिए। समझ आ गई बात? इस तरह वो कहता है फाइंड करें। तो उसको बेटा मैथ के अंदर करने का तरीकाकार क्या है कि जो वेक्टर हमने फाइंड करना है, हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, आप यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर लिख सकते हैं या नाम भी लिखे तो कोई इश्यू नहीं है। वो क्या होगा बेटा, वो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, ये जो 3i माइनस 2j है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेकिन साइन चेंज करके। इसको 3 गुना करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डायरेक्शन उसकी अपोजिट होनी चाहिए, मुखालिफ सिमत होनी चाहिए, तो इसलिए माइनस लगा दिया। अब -3 को 3 से करेंगे -9i, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6j। जवाब आ गया बेटा। क्लियर है? ओके हो गया। ये वो वेक्टर है जो इस वेक्टर से 3 गुना बड़ा है और इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के क्या है? अपोजिट है। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा, लास्ट वाला, उसके अंदर ये वेक्टर दिया है और इसमें स्टेटमेंट क्या लिखी है? फाइंड 2 वेक्टर्स दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड। इससे 2 वेक्टर आपने फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे दरमियान में क्या लगा लेते हैं? लाइन लगा लेते हैं, यानी इसके 2 जो आप निकालने हैं, 2 वेक्टर इससे बनाने हैं, ठीक है। और कहता है दोनों इससे क्या होने चाहिए? डबल इन मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड इससे डबल होना चाहिए, लेंथ दोनों की इससे डबल होनी चाहिए। वन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट एंड अदर इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। एक इसी डायरेक्शन में हो, इसी सिमत में हो, दूसरा क्या हो? इसके मुखालिफ सिमत में हो। बात समझ आई है बेटा? यानी 2 वेक्टर हमने फाइंड करने हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे डबल हो, एक इसी की सिमत में हो और एक मुखालिफ सिमत में। जैसे ये देखे, ये वेक्टर है, एक इससे बेटा डबल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसी की सिमत में।
एक ये है, एक दूसरा भी इससे डबल ही होना चाहिए, लेकिन वो किधर होना चाहिए, मुखालिफ सिमत में। समझ आ गई बात। तो उसके लिए जो पहला वेक्टर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3i माइनस 5j जो है ना, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सेम जो है इसकी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब प्लस ही आएगा, अपोजिट होती तो क्या होना था, माइनस आना था। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 6i, जब 2 3 से हुआ, फिर माइनस 2 5 से हुआ, तो 10j। एक वेक्टर ये है हमारे पास, ठीक है, जो इसके मैग्नीट्यूड में डबल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। जो अपोजिट डायरेक्शन वाला है उसमें भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 3i और माइनस 5j को, लेकिन साथ माइनस लगाना है क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों का डबल था। समझ आ गई है बात। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा, -6i प्लस ये माइनस माइनस प्लस 10j। तो ये बेटा आपके पास सेकंड वाला आंसर भी आ गया। क्लियर है, ओके हो गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें बेटा आपको कोई मसला आता है, कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।